स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आइडिया ऑफ भारत से एक टॉपिक भारतीय आर्थिक विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक विचार देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते तथा विकसित होते रहे हैं। आर्थिक विचार का अर्थ है जो विचार अर्थ या धन से संबंधित है, जिसका संबंध अर्थव्यवस्था से है। भारत में विचार एवं चिंतन की ऐतिहासिक परंपरा रही है। प्राचीन ऋषि मुनियों और विद्वानों ने मानव जीवन से संबंधित हर विषय पर अपने विचार दिए हैं। प्राचीन काल से ही भारत में एक चिंतन की परंपरा हमें देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत जो उस समय ऋषि मुनि थे, विद्वान थे, उन्होंने मनुष्य जीवन से संबंधित सभी विषयों पर चिंतन किया और कई सिद्धांत दिए और कई विचारधाराओं का विकास भारत में हुआ। और उसका परिणाम ये था कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी हुई। प्राचीन भारतीय ग्रंथ वेद, उपनिषद, महाकाव्य, स्मृतियाँ, पुराण धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों का मूल स्रोत है। साथ ही प्राचीन अर्थशास्त्रीय ग्रंथों में अनेक ऐसे विचार मिलते हैं जो आधुनिक काल में भी प्रासंगिक है। तो भारत में समाज, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था से जो संबंधित विचार है, उनका मूल स्रोत ये ग्रंथ हैं। साथ ही कुछ अर्थशास्त्रीय ग्रंथ भी मिलते हैं और उनमें जो विचार मिलते हैं वो आधुनिक काल में भी उपयोगी हैं। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत के आर्थिक विचारों की विशेषताएं। भारतीय दर्शन में अर्थ के अर्जन को 4 पुरुषार्थों में से एक माना गया है। साथ ही प्राचीन भारत में आर्थिक क्रियाकलापों को नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा गया था। इसमें व्यक्तिगत हित के स्थान पर समाज के हित को अधिक महत्व दिया गया है। भारतीय दर्शन में अपरिग्रह और सादा जीवन और उच्च विचार को महत्व दिया गया है, जिसके अनुसार अधिक संग्रह को अनुचित बताया गया है तथा धन का उपयोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होना चाहिए, न कि विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए। तो भारतीय दर्शन में अर्थ को अर्जित करना या धन कमाना बुरा नहीं माना गया, बल्कि 4 पुरुषार्थों में से एक माना गया है। ये किसी मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है कि हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो 4 पुरुषार्थ, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। इनमें से जो दूसरा पुरुषार्थ है वो है अर्थ, यानी अर्थ का अर्जन करना मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन साथ ही प्राचीन भारत में जो आर्थिक क्रियाकलाप रहे हैं उनको एक नैतिक रूप दिया गया, उसको सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा गया और ये सिर्फ व्यक्तिगत हित तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें समाज के हित को भी महत्व दिया गया कि अर्थ का अर्जन व्यक्ति करे और उसका उपयोग समाज के हित के लिए भी करे। भारतीय दर्शन में हमने जैसे बौद्ध और जैन दर्शन में देखा है कि उनके सिद्धांतों में हमें एक सिद्धांत मिलता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है ज़्यादा संग्रह नहीं करना, यानी अपनी जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का, उतनी ही धन हमारे पास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने पर जोर नहीं होना चाहिए और व्यक्ति को सादा जीवन जीना चाहिए, अपने विचार उच्च रखने चाहिए। यानी जो दिखावा है और बहुत विलासितापूर्ण जीवन को अच्छा नहीं माना गया है। प्राचीन भारत में श्रम का विभाजन विभिन्न जातियों के बीच किया गया था, जिसके अनुसार प्रत्येक जाति एक विशिष्ट व्यवसाय से जुड़ी होती थी। तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ, उसके बाद में जातियां बनी और फिर जातियों का एक विशिष्ट व्यवसाय होता था और वो जन्म आधारित हो गया। यानी जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा और उनका जो व्यवसाय है, तो उसका जो पुत्र है या उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो भी वही व्यवसाय करेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई स्वर्णकार है, तो सोने चांदी का जो काम करते हैं, तो स्वर्णकार है तो उसका पुत्र या उसके उत्तराधिकारी भी वही काम करेंगे। ऐसे ही हम देखते हैं कि कोई व्यापारी है तो उसके पुत्र भी व्यापार ही करेंगे। तो ऐसे हमको बहुत सारी जातियां भारतीय समाज में देखने को मिलती है जिनका एक विशिष्ट व्यवसाय से जिन्हें जोड़ दिया गया था। तो श्रम विभाजन जातियों के आधार पे कर दिया गया था और फिर वो जो व्यवसाय था वो जन्म आधारित हो गया था कि अगर व्यक्ति उस जाति में जन्म लेता है तो वो वही व्यवसाय करेगा।
कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी और अधिकांश लोग कृषि कार्य करते थे। कृषि प्राचीन भारत में मुख्य व्यवसाय रही है और किसी भी राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व होता था, यानी जमीन से जो कर लिया जाता था किसानों से, वही आय का प्रमुख स्रोत था और अधिकांश लोग उस समय कृषि कार्य करते थे। प्रारंभ में मुख्यतया वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें मुद्रा का प्रयोग किए बिना एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु या सेवा प्रदान की जाती थी। जब मुद्रा प्रणाली का बहुत विकास नहीं हुआ था या ज़्यादा प्रचलन नहीं हुआ था, उस समय भी लेन देन तो होता था। तो लेन देन के लिए जो तरीका अपनाया जाता था वो होता था वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दे दी जाती थी। जैसे कि गांव में कोई व्यक्ति अनाज उत्पादन कर रहा है, कोई किसान है जो अनाज पैदा करता है और दूसरा व्यक्ति है जो बर्तन बनाता है, तो वो अनाज के बदले में बर्तन ले लेगा, तो दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गई। ऐसे ही अन्य वस्तुओं के मामले में भी होता था, अन्य सेवाओं के मामले में भी होता था कि वहाँ पर एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का एक्सचेंज कर लिया जाता था और यही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। तो इसके माध्यम से उस समय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। वस्तु विनिमय के बाद में सिक्के प्रचलन में आए। ये सिक्के सोने, चांदी और अन्य धातुओं से बनाए जाते थे। मुद्रा प्रणाली का विकास होने के बाद व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आई। प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य का बहुत विकास हुआ। उस समय विदेशों से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। तो वस्तु विनिमय के बाद में मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ, सिक्के चलने लगे। ये सिक्के सोने, चांदी और अन्य धातुओं के भी बनते थे और मुद्रा प्रणाली का विकास होने के बाद व्यापार, व्यवसाय में, वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आई। और जब हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा था तो उसमें देखा है कि प्राचीन भारत में व्यापार, व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता था। सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के व्यापारिक संबंध थे और हमारे यहाँ से ज़्यादा मात्रा में निर्यात होता था, उसके बदले में सोना प्राप्त होता था और भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत थी उस समय। अब हम देखते हैं कालक्रम के अनुसार आर्थिक विचार, यानी कि जो प्राचीन काल से लेकर जो सभ्यता में आजीविका के साधन क्या रहे हैं, अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा रहा है। सबसे पहले जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, तो उस समय के आर्थिक विचार को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि यह एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, जहां कृषि, पशुपालन और व्यापार, व्यवसाय और विभिन्न उद्योग विकसित हुए। विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था, कई वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था। तो हड़प्पाकालीन सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस समय के जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उन्हें तो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनसे हमें उस समय के बारे में पता चलता है कि ये बहुत विकसित सभ्यता थी और इस समय व्यापार, व्यवसाय बड़े पैमाने पे होता था। कृषि भी होती थी, पशुपालन भी होता था, लेकिन व्यापार, व्यवसाय बहुत विकसित हुआ करता था उस समय और कई तरह के उद्योग थे। हमें बंदरगाहों के अवशेष मिले हैं, जैसे लोथल में बंदरगाह मिला है। विदेशों के साथ व्यापार होता था, कई वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक विचार। ऋग्वेद के मंत्रों से पता चलता है कि ईश्वर से अर्थ व धन की कामना की जाती थी और लोग ऐश्वर्य में वृद्धि चाहते थे, यानी ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी कि अर्थ उन्हें प्राप्त हो, धन प्राप्त हो। मेहनत से कमाए गए धन से संतोष करना मानव का कर्तव्य माना जाता था, यानी अर्थ का महत्व जीवन में बना हुआ था, लेकिन मेहनत से जो धन कमाया जाता था उसी का सम्मान था। वैदिक कालीन लोगों का आर्थिक चिंतन केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं था, इसमें नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी महत्व दिया जाता था। कृषि एवं पशुपालन आजीविका के प्रमुख स्रोत थे। मवेशियों से जुड़े अनुष्ठान और समारोह किए जाते थे। तो वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और वहाँ पर मुख्यतः कृषि और पशुपालन होता था और पशुओं में भी गाय पाली जाती थी मुख्यतः। ऋग्वेद में ऋण लेने और देने को पाप कहा गया, यानी ऋण लेना और देना अच्छा नहीं माना जाता था। इस युग के आर्थिक विचार तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारों से प्रभावित थे। अब उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक विचार।
उत्तर वैदिक काल तक लोहे की खोज हो चुकी थी, जिससे कृषि तथा उद्योगों के विकास में तेजी आई और इस युग में भारतीय आर्थिक विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब लोहे की खोज हुई तो उससे उपकरण बनाए जाने लगे, जिससे कृषि का बहुत विकास हुआ। साथ ही उद्योगों की स्थापना होने लगी और जो युद्ध होते थे उनका स्वरूप बड़ा हो गया, क्योंकि लोहे की खोज होने से हथियारों का निर्माण होने लगा, बहुत तरह तरह के हथियार बनाए जाने लगे और फिर बड़े बड़े राज्यों का विकास होने लगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी बढ़ा। अभी तक ऋग्वैदिक काल में सभ्यता बहुत छोटी थी, ग्रामीण स्तर तक सीमित थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन आने लगा था उत्तर वैदिक काल में। जहाँ ऋग्वेद में राजा को कर लेने वाला कहा गया था, वहीं अथर्ववेद में उसे करारोपण का अधिकारी माना गया। यानी ऋग्वेद में राजा को ये माना जाता था कि वो कर लेता है, लेकिन अथर्ववेद में यानी उत्तर वैदिक काल में उसे कर लगाने का अधिकार दे दिया गया है कि उसे कर लगाने का अधिकार है, लोगों से कर वसूल करना राजा का अधिकार माना गया। तैत्तरीय ब्राह्मण में धन के आदान प्रदान का महत्व बताया गया है। दूसरे की संपत्ति को धरोहर के रूप में धारण किया जाता था। इससे पता चलता है कि एक प्रकार की बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें एक ग्रंथ है तैत्तरीय ब्राह्मण, उसमें ये उल्लेख है कि दूसरे की संपत्ति को धरोहर के रूप में रखा जाता था। जैसे कि हम अभी अपना पैसा बैंक में रखते हैं, वो हमारी धरोहर है, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक प्रकार की बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत उस समय हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण में लोगों द्वारा राजा को कई बार कर भुगतान का उल्लेख है, यानी कि करों की संख्या में वृद्धि हो गई थी, एक से ज़्यादा कर राजा लेता था। धनी वेश्यों के लिए श्रेष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता था। चूँकि जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो श्रम का विभाजन भी था, कार्य का विभाजन था, तो वेश्यों का मुख्य कार्य व्यापार माना जाता है। तो चूँकि वो व्यापार करते थे और धनी जो वैश्य थे, व्यापारी थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था, अमीर होते थे, उनके लिए श्रेष्ठी शब्द का प्रयोग होता था। तैत्तरीय संहिता में कुसिद शब्द का प्रयोग कर्ज के लिए हुआ है। कर्ज को कहा जाता था कुसिद। वैश्यों का एक वर्ग ब्याज पर ऋण देने का व्यवसाय करता था। जैसे कि अभी साहूकार होते हैं जो कि ब्याज पर पैसा देते हैं, वैसा ही एक वर्ग का उल्लेख मिलता है तैत्तरीय संहिता में। शतपथ ब्राह्मण में इस तरह का व्यवसाय करने वालों को कुसीदिन कहा जाता था। जो साहूकार थे उन्हें कहा जाता था कुसीदिन। उपनिषद कालीन आर्थिक विचार। उपनिषद काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। इस समय आर्थिक क्षेत्र में अधिक प्रगति न होने का कारण तत्कालीन आध्यात्मिकता और दार्शनिकता रही। यद्यपि उपनिषदों में आर्थिक तथा धार्मिक क्रियाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों का उल्लेख है। अन्न उत्पादन का महत्व बताया गया है और कर्म करने को महत्व दिया गया है। तो उपनिषद काल हम पढ़ चुके हैं ये पहले कि उपनिषद जो है भारत की दर्शन और जो अध्यात्म की परंपरा का मुख्य स्रोत है। तो उस काल में लोगों का ध्यान अध्यात्म और दर्शन की तरफ ज़्यादा था। तो अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़े परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी उपनिषदों में भी अर्थ के अर्जन को और कर्म करने को महत्व दिया गया है, अन्न के उत्पादन करने को महत्व दिया गया है, यानी आर्थिक और धार्मिक कार्यों के बीच में एक संबंध बताया गया है। अब हम देखते हैं महाकाव्यकालीन आर्थिक विचार। महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। तो रामायणकालीन आर्थिक विचार और महाभारतकालीन आर्थिक विचार। महाकाव्य काल में आर्थिक जीवन उन्नत हो चुका था। कृषि व पशुपालन के अतिरिक्त व्यापार, व्यवसाय और कई उद्योगों का विकास हो चुका था। रामायण काल में पशुओं में गोपालन मुख्य था। गाय के अलावा बैल, हाथी और घोड़े भी पाले जाते थे। भूमि और धन की तरह वे भी संपत्ति माने जाते थे, यानी जैसे भूमि है, धन है, वो जो जैसे वो एसेट होता है, एक संपत्ति होती है, उसी तरह से जो पशु थे उनको भी संपत्ति माना जाता था। कई प्रकार के उद्योग संचालित थे, कई कुटीर उद्योग संचालित थे जो शहद से का व्यापार करते थे, या जो जुड़े हुए कुटीर उद्योग, या फिर जो चंदन की लकड़ी का कुटीर उद्योग, उसका भी प्रमाण मिलते हैं। रामायण में अनेक स्थलों पर कृषि की चर्चा मिलती है। कृषि की उन्नति राज्य की उन्नति मानी जाती थी। जाहिर है कि जो कृषि है वो मुख्य आय
भू राजस्व था किसी भी राज्य का। तो कृषि उन्नत होगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था भी उन्नत होगी, इसलिए कृषि की उन्नति को राज्य की उन्नति माना जाता था। राज्य के विकास के लिए धन को महत्व दिया जाता था। व्यापार करने वाले वैश्यों को वणिक कहा जाता था, यानी व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। और अयोध्या व्यापार का प्रमुख केंद्र था। उपज का 1/6 भाग राजा को कर के रूप में दिया जाता था। रामायण में कहा गया है कि प्रजा पर असहनीय कर नहीं लगाए जाने चाहिए, यानी कि इसमें एक प्रजा का जो कहना चाहिए कि प्रजा के लिए कल्याणकारी राज्य का स्वरूप दिखाई देता है कि टैक्स लगाया जाए, लेकिन इतना नहीं कि वो जनता के लिए असहनीय हो जाए, वो उसको चुका नहीं सके। रामायण के अनुसार आय व्यय के सामंजस्य के बिना प्रगतिशील अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। तो इसमें आय और व्यय में संतुलन का महत्व बताया गया है। महाभारत काल में भी कृषि और पशुपालन के साथ उद्योग और व्यापार व्यवसाय विकसित थे। इस समय करों में वृद्धि हो गई थी। इस काल में अर्थ के महत्व में भी अत्यधिक वृद्धि हुई थी। तो रामायण काल में जैसे हमने देखा कि कर कम थे, लेकिन महाभारत काल आते आते करों की संख्या में वृद्धि हो गई और अर्थ यानी धन के महत्व में भी ज़्यादा वृद्धि हुई। महाभारत में कई स्थान पर अर्थ के महत्व का उल्लेख मिलता है। राजा के लिए आदेश था कि वह राज्य की आय में वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहे और उसके लिए नीतियां बनाए, यानी राजा को का यह कर्तव्य बता दिया गया था कि राज्य की आय बढ़ाना उसका कर्तव्य है और उसके लिए उसे नीतियां बनानी चाहिए। आयात और निर्यात पर भी कर लगाया जाता था। अब हम देखते हैं सूत्रकालीन आर्थिक विचार। स्रोत और ग्रह सूत्र में कृषि को प्रधानता दी गई है। पशुपालन का भी उल्लेख है। वस्तु विनिमय के रूप में गायों का आदान प्रदान किया जाता था, यानी जो अभी हमने देखा था कि जब मुद्रा प्रणाली का प्रचलन नहीं था तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, तो गायों को भी आदान प्रदान के लिए उसका उपयोग होता था। वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। अग्नि, इंद्र, वरुण, ईशान आदि देवताओं से व्यापार में वृद्धि की प्रार्थना की जाती थी, यानी अर्थ का महत्व पूरे दौर में हमें देखने को मिलता है कि जो ईश्वर से प्रार्थना की जाती है अर्थ के अर्जन के लिए। पाणिनि और कात्यायन द्वारा विभिन्न व्यापार और व्यापारिक मार्गों का वर्णन किया गया है। तो पाणिनि और कात्यायन के जो ग्रंथ हैं उसमें उन्होंने व्यापार, व्यापारियों, व्यापारिक मार्गों, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में भी बताया है। क्रय विक्रय संबंधी नियमों का निर्माण किया गया था। जो खरीदी बिक्री के लिए जो नियम कानून होते हैं वो बनाए गए थे। और संपत्ति के विभाजन पर गौतम द्वारा नियमों का प्रतिपादन किया गया है। जो ऋषि गौतम थे उन्होंने संपत्ति का विभाजन, यानी पिता की जो संपत्ति होती थी उसके बाद में उसका विभाजन कैसे होगा उसके नियम बताए हैं। ब्याज के लेन देन पर भी चर्चा की गई है। बृहस्पत्य अर्थशास्त्र के सूत्रों के अनुसार व्यक्ति को 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन के बाद धन अर्जन करना चाहिए। ये जो बृहस्पति थे उन्होंने बृहस्पत्य अर्थशास्त्र की रचना की थी, ये ऋषि थे और इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है उसमें कुछ व्यक्ति के कर्तव्य बताए हैं अर्थ से संबंधित। जैसे कि यहाँ पर जो आश्रम परंपरा रही है कि व्यक्ति का 25 वर्ष पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, तो उस दौरान वो शिक्षा करेगा, प्राप्त करेगा और जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो धन अर्जन करना उसका कर्तव्य बताया गया है। उनका कहना था कि जिसके पास अर्थ होता है उसके पास मित्र, धर्म, गुण और वीरता होते हैं। दान करना चाहिए और ऋण लेना उन्होंने ठीक नहीं माना है। साथ ही राजा में विद्या, अर्थ, सेना का बल होना चाहिए कि जो राजा है उसमें विद्या, अर्थ, सेना, बल ये सब होना चाहिए। और राजा को कृषि, गोकुल और वाणिज्य की रक्षा करनी चाहिए, यानी खेती बाड़ी की, व्यापार की, इनकी सबकी रक्षा करनी चाहिए राजा को। शुक्र नीति में द्रव्य और धन की परिभाषा, धन का महत्व, लोक वित्त संबंधी विचारों के बारे में बताया गया है। तो जो शुक्राचार्य है उन्होंने जो शुक्र नीति लिखी है उसमें भी उन्होंने धन की परिभाषा दी है, धन का महत्व बताया है। साथ ही जो पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त से संबंधित उन्होंने विचार भी दिए हैं। कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, वैसे तो वो राजनीति से संबंधित है, लेकिन फिर भी उन्होंने बृहस्पति और शुक्राचार्य का उसमें उल्लेख करते हुए अर्थ को जीवन की वृत्ति का आधार माना है। अब हम देखते हैं महाजनपदकालीन आर्थिक विचार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
कृषि तथा व्यापार व्यवसाय अपनी उन्नत अवस्था में थे। कई प्रसिद्ध नगर थे जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, जैसे मगध, काशी, कौशाम्बी, गांधार आदि। तो महाजनपद काल माना जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब महाजनपदों की स्थापना हुई, यानी कि राज्यों का स्वरूप बढ़ने लगा और वो जनपद से महाजनपद के रूप में परिवर्तित हुए। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन महाजनपदों में कई बड़े बड़े नगर थे जो शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे, व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, जैसे कि मगध, काशी, कौशाम्बी, गांधार आदि। और बौद्ध ग्रंथों से हमें महाजनपद कालीन समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय विभिन्न उद्योग स्थापित किए गए थे और उनके संचालन के लिए नियम बनाए गए थे। जल और स्थल व्यापारिक मार्गों का वर्णन है इनमें। श्रमिक वर्ग हुआ करते थे अलग अलग, और व्यावसायिक संगठन थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। इन सब की जानकारी मिलती है। तो ये जो श्रेणी यानी अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जो थे, उनका अपना संगठन होता था। जैसे कि कोई तेल का व्यापार कर रहा है, एक तेलिक संगठन बहुत उसका वर्णन मिलता है हमें इतिहास में। तो जैसे तेल का व्यापार कर रहे हैं तो वो जो सारे व्यापारी हैं वो मिलकर अपना एक संगठन बना लेंगे और उसे कहा जाएगा श्रेणी। ये श्रेणियाँ बैंकों के तौर पर भी काम करती थी। तो इन सब की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से महाजनपदकालीन आर्थिक विचारों की मिलती है। स्मृतिकालीन आर्थिक विचार। स्मृतियों वैसे तो कई है, लेकिन मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन मानी जाती है, प्रामाणिक मानी जाती है। तो मनुस्मृति में जीवन निर्वाह के लिए धन उत्पादन के मार्गों का उल्लेख है। तो इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को किन किन तरीकों से वो धन अर्जन कर सकता है। स्मृति काल में वर्णों के अनुसार कार्य का विभाजन किया गया है, यानी वर्ण व्यवस्था को काफ़ी महत्व दिया है स्मृतियों में। और इसमें कहा गया है कि राजा को व्यापारी से व्यापार करवाना चाहिए, वैश्यों से व्यापार करवाना चाहिए, और शूद्रों से द्विजातियों की सेवा करवानी चाहिए। तो वर्णों के आधार पर कार्य का विभाजन हमें देखने को मिलता है। स्मृतियों में कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई व्यवस्था का वर्णन है। साथ ही मनु ने सिंचाई के साधनों को नष्ट करने वालों के लिए कठोर दंड के भी प्रावधान किए हैं। विभिन्न करों, क्रय विक्रय की दर, ऋण तथा ब्याज और कर चोरी पर दंड के प्रावधान आदि का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। पुराणों में आर्थिक विचार। पुराणों में भी कई जगह अर्थ से संबंधित वर्णन मिलता है। जैसे विष्णु पुराण में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य का उल्लेख किया गया है। विभिन्न पुराणों में अनाजों के प्रकार, कर संबंधी नियम, विभिन्न उद्योगों, शिल्प और शिल्पियों आदि का वर्णन हमें मिलता है। तो ये हमने प्राचीन भारत में जो कालक्रम के अनुसार आर्थिक विचार थे उनको देखा। उससे हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में आर्थिक विचार तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक परिवर्तनों से प्रभावित हुए और लगातार विकसित होते रहे। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।